सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोर्ड्स मेड इजी। आई एम भारती कौशल और आज हम आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास उसका फोर्थ टॉपिक कवर करेंगे। सो बिफोर वी जस्ट स्टार्ट द रीडिंग, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आगे जितने भी आपके सब्सिक्वेंट टॉपिक्स रह गए हैं इस चैप्टर में से, दे आर जस्ट फॉर अ जनरल रीडिंग। ठीक है, उसमें आपको कोई खास ज़्यादा इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, क्योंकि जो आगे फर्दर टॉपिक्स हैं उनमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि ये लाइक 5 मार्कर में आ जाएं। ओके, सो एक क्विक रीडिंग दे देना सो दैट यू विल बी एबल टू मेक द आंसर इन केस कोई ऐसी रेयर पॉसिबिलिटी आ जाती है जहाँ पे ये क्वेश्चंस आ जाएं। वैसे तो नहीं आएंगे बट स्टिल एक थोड़ा सा जनरल आइडिया ज़रूर ले लेना आगे के टॉपिक्स के लिए। ठीक है, और जो ये चैप्टर है इसमें आपको थर्ड टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो हमने पिछला टॉपिक किया ना जिसमें हमने अबाउट डिफरेंट 4 वर्णास के बारे में पढ़ा एंड एट द सेम टाइम जिसमें हमने चंडालास के बारे में पढ़ा है। चंडालास वाला टॉपिक सब टॉपिक इस थर्ड टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो अगर 5 में नहीं आता तो वो 3 में तो जरूर आ ही जाता है। ठीक है, एंड फर्दर जो 4 वर्णास की आपको नॉलेज पहले ही है तो उसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में से यही एक अकेला टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, एंड उसके अलावा यस, जो सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक में हमने टाइप्स ऑफ मैरिजेस के बारे में पढ़ा था, वो ज़रूर पढ़ लेना। जैसे पॉलीगैमी, पॉलीएंड्री, है ना, एंडोगैमी, एक्सोगैमी, इन चारों के बीच में जो है डिफरेंस ज़रूर देख लेना, वो 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली बार आया था कि आप मैच द फॉलोइंग कीजिए। ओके, सो जस्ट डू रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ मैरिजेस एंड एट द सेम टाइम थर्ड टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है इस चैप्टर में से। ओके, नाउ सो जो आपका फोर्थ टॉपिक है अब हम वो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है बियॉन्ड बर्थ, रिसोर्सेस एंड स्टेटस। तो देखिए, जो हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा था आपका, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द 4 वर्णास, है ना। अब जो 4 वर्णास थे उसमें क्लियरली लिखा था कि जो पीपल हैं दे हैव बीन ग्रुप्ड अंडर दीज 4 वर्णास बेस्ड ऑन देयर बर्थ, कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटसेस हैं दे हैव बीन गिवन टू पीपल बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन देयर बर्थ, लाइक कि जिस फैमिली से वो बिलोंग करते हैं वही कास्ट उनकी हो जाएगी। इट वॉज बेस्ड ऑन बर्थ। ठीक है, जिसको हम बोल देते हैं एस्क्राइब्ड स्टेटस। ठीक है, जो जन्म से ही एक स्टेटस जो है बच्चे के साथ लग के आया है, दैट इज एन एस्क्राइब्ड स्टेटस, जो हमने थर्ड टॉपिक में जो हमने पूरा कवर किया था। ठीक है, लेकिन अब जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे अबाउट द स्टेटसेस विच यू अक्वायर आफ्टर योर बर्थ। ठीक है, बियॉन्ड द बर्थ, जो बर्थ के साथ आपको स्टेटस नहीं मिला बल्कि सब्सिक्वेंट टाइम के साथ आपका स्टेटस जो बनता जा रहा है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या एजुकेशन ली है, कैसे आप जॉब कर रहे हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अक्वायर्ड स्टेटस। ठीक है, तो पिछले टॉपिक में हमने कवर कर लिया अबाउट द एस्क्राइब्ड स्टेटस, अब हम बात करेंगे अबाउट द अक्वायर्ड स्टेटस, मतलब जो हम फर्दर आगे अपनी लाइफ टाइम में स्टेटसेस अपने लिए बनाते हैं। ठीक है, जैसे सपोजिटली इफ आई एम स्टडिंग राइट नाउ, तो करंटली मेरा स्टेटस क्या है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है, एंड उसी के बाद अब धीरे धीरे विद सब्सिक्वेंट ईयर्स व्हेन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और मे बी क्वालिफाई एनी एग्जाम ऑफ एनी पर्टिकुलर जॉब, तो उस टाइम पे जो जॉब दैट आई विल डू फिर वो मेरा स्टेटस बन जाएगा। तो दैट इज एन दैट वुड बी एन अक्वायर्ड स्टेटस। लेकिन since I am born in a Brahmin family, so that would be an ascribed status. Okay, now let us move further. तो अब हम यहाँ पे acquired statuses की बात करेंगे। So अब आप देख सकते हैं कि हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ी थी अबाउट डिफरेंट क्लासेस, वर्किंग क्लासेस। ठीक है, जिसमें हमने चैप्टर का नेम ही था आपका किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स ना। तो वही है, उसमें हमने पढ़ा था कि किंग्स होते थे, हंटर्स होते थे, गैदरर्स होते थे, विलेज हेडमैन होते थे। तो बेसिकली यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सोसाइटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है। तो सोसाइटी कंप्राइजेज ऑफ सो मेनी पीपल। ठीक है, जब बहुत सारे लोग मिलके एक जगह पे रहने लगते हैं तब उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। ओके, तो और सोसाइटी जो है एक इंसान से नहीं बनती, उसमें काफ़ी सारे सोशल एक्टर्स का मिलना बहुत ज़रूरी है, तब एक सोसाइटी बनती है। और फिर उस सोसाइटी में फर्दर आपको उसके अंदर रहते हुए स्टेटसेस अवार्ड होते हैं। ठीक है, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जहाँ से मैंने आपको इस टॉपिक से ओरिएंट कर दिया कि अगर आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, डेफिनेटली यू विल हैव वन स्टेटस, डेफिनेटली यू विल एक्वायर वन स्टेटस, बट एट द सेम टाइम स्टेटस आपका अकेले का नहीं होता, आपका सोसाइटी में रहते हुए एक स्टेटस होता है। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो आपको जो फर्स्ट
सब टॉपिक है दैट इज जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए टॉपिक की हेडलाइन से ही पता लग रहा है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड फीमेल रिगार्डिंग द एक्सेस टू प्रॉपर्टी, की मेल्स को कैसे प्रॉपर्टी की एक्सेस मिलती थी एंड फीमेल्स को कैसे प्रॉपर्टी की एक्सेस मिलती थी। तो खैर पढ़ते सारे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू अक्वायर एनी राइट ओवर प्रॉपर्टी। ओके, तो जो फीमेल्स हैं उनके पास एक्सेस टू प्रॉपर्टी नहीं थी एक्सेप्ट वन फीमेल विच वी रेड एज एन एक्सेप्शन, दैट इज प्रभावती गुप्ता। ठीक है, शी हैड एन एक्सेस टू लैंड विच शी लेटर ग्रांटेड एज वेल। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है इसको आप मिस कर सकते हो क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ महाभारत की रेफरेंस दी गई है कि कैसे दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक गेम के लिए बुलाया था, देन फिर कैसे युधिष्ठिर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे एलिफेंट, अपनी वेल्थ, अपने चैरियट, स्लेव्स सबको दाव पे लगा दिया उस गेम के लिए एंड एट द एंड अपनी वाइफ को भी, द्रौपदी को भी स्टेक पे लगा दिया एंड वो हार गए थे। ठीक है, तो इट इज जस्ट अ रेफरेंस, यू कैन मिस इट। नाउ जो मेन आपका टॉपिक शुरू हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इश्यूज ऑफ ओनरशिप। व्हाट इज ओनरशिप? ओनरशिप होता है जहाँ पे आपका लाइक किसी एक चीज पे आपका ही राइट है। ठीक है, जैसे आपकी कार सिर्फ आपकी ही है, मतलब उसकी ओनरशिप सिर्फ आपके पास है ना। तो इश्यूज ऑफ ओनरशिप foregrounded in stories such as source 11, आई थिंक ये हमें रीड करना पड़ेगा और ये इसी पर्टिकुलर रेफरेंस के बारे में है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति paternal estate was to be divided equally among the sons after the death of the parents with a special share for the eldest। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल पैटर्नल स्टेट क्या होती है? What is paternal state? I told you the difference between paternal state and maternal state while we were discussing the topic number 2 or I guess 3, I don't remember, I think topic number 2। तो देखिए P for पापा, तो पैटर्नल स्टेट होगी फादर साइड वाली जो स्टेट है। ठीक है, देन M for मम्मा। ठीक है, तो मैटर्नल स्टेट कौन सी होगी? तो जो मदर साइड वाली स्टेट है। ठीक है, तो अभी हम पैटर्नल साइड की बात कर रहे हैं, तो जो फादर साइड वाली स्टेट है उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, मिक्स मत करना, पैटर्नल स्टेट। ठीक है, पापा साइड वाली स्टेट को डिवाइड किया जाएगा इक्वली अमंग्स द सन्स। ठीक है, सिर्फ लड़कों के बीच में जो उनके लाइक फादर के बच्चे हैं, सन्स, आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स। तो जब फादर की डेथ हो जाएगी तो जो उनकी प्रॉपर्टी है इट इज टू बी डिवाइडेड अमंग्स द सन्स, अमंग्स्ट हिज सन्स इक्वली विद अ स्पेशल शेयर फॉर द एल्डेस्ट। ठीक है, तो सपोज कोई फादर है एंड ही हैज 4 सन्स। ठीक है, S1, S2, S3 एंड S4। ठीक है, एंड S1 इज द एल्डेस्ट। तो फादर की प्रॉपर्टी अगर 100% है तो उसमें से डेफिनेटली चारों को इक्वली तो मिलेगी, बट एक स्पेशल शेयर किसके पास जाएगा? सन, एल्डेस्ट सन के पास। ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला बेटा है उसके पास एक सबसे बड़ा शेयर जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ये उस टाइम की पॉलिसी थी कि उस टाइम पे एल्डेस्ट सन को काफ़ी ज़्यादा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ठीक है, जैसे था ना कि सपोजिटली अगर कोई किंग है, उसने थ्रोन ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो आफ्टर हिज डेथ तो जो उसका जो थ्रोन है वो एल्डेस्ट सन के पास जाएगा। ठीक है, जो उसका सबसे बड़ा वाला बेटा होगा उसके पास जाएगा। नाउ तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है दैट वुमन कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, लेकिन वुमन के पास एक्सेस टू द पैटर्नल एस्टेट वाज नॉट देयर। ठीक है, वुमन के पास ऐसा कुछ एक्सेस नहीं था, ऑल्दो आज के टाइम में ऐसा होने लगा है कि आजकल जो प्रॉपर्टी है फादर की वो इक्वली डिवाइड होती है अमंग द सन एज वेल एज द डॉटर, बट वो कुछ ही केसेस में बहुत ज़्यादा नहीं होती है, इतना ज़्यादा भी इस चीज़ को प्रोमिनेंस नहीं मिली है। तो लेकिन उस टाइम पे क्या था कि वुमन कुड नॉट हैव एनी शेयर इन द एक्सेस ऑफ दीज रिसोर्सेज एक्सेप्ट वन फीमेल, दैट इज प्रभावती गुप्ता। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हाउ एवर वुमन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स they received on the occasion of their marriage as स्त्रीधन। ठीक है, वैसे तो देखो women were not allowed to have access to any particular property of father, but क्या था कि they could retain the gifts, मतलब अगर गिफ्ट की फॉर्म में अगर उन्हें कुछ दिया गया then definitely they could claim their ownership over that particular thing since it was given
एज स्त्री धन ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज। तो जो शादी के टाइम पे वॉलंटरली पेरेंट्स अपनी बेटियों को गिफ्ट देते थे उसको बोलते थे स्त्री धन, और ये आज भी दिया जाता है। बट एक चीज ध्यान रखनी है दैट इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डाउरी। ठीक है, डाउरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको डाउरी से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। डाउरी वो समथिंग जो कि फोर्स्ड था, कि जहाँ पे आपको अपनी डॉटर को ये देना ही पड़ेगा। बट स्त्रीधन इज समथिंग जो कि पेरेंट्स वॉलंटरली अपनी बेटियों को देते हैं एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज। तो ठीक है, वुमन कुड रिटेन दोज गिफ्ट्स व्हिच शी रिसीव्ड एज देयर स्त्रीधन, बट दे कुड नॉट इनहेरिट अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉर्मली पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फादर वो नहीं ले सकती, लेकिन अगर वो स्त्रीधन की फॉर्म में दी गई है देन शी कैन क्लेम दैट ओनरशिप ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ओके, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, स्त्री, स्त्री मतलब वुमन, एंड धन, धन मतलब वेल्थ। ठीक है, वर्ड को तोड़ के पढ़ना है। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि एट द सेम टाइम मनुस्मृति वार्नड अगेंस्ट वुमन होल्डिंग द फैमिली प्रॉपर्टी और इवन देयर ओन वैल्यूएबल्स विदाउट हस्बैंड्स परमिशन। लेकिन देखो वही बात है ना कि हर चीज़ की एक नेगेटिव साइड भी होती है, कि जो स्त्रीधन के नाम पे, मतलब ये मनुस्मृति ने रेफरेंस दिया कि कई बार क्या होता था कि स्त्रीधन के नाम पे वुमन जो है अपने हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी अपने पास रख लिया करती थी। ओके, सॉरी, बिना अपनी हस्बैंड के परमिशन के जो सारी जो फैमिली का वट एवर क्लेम वो जो उसके पास है वो सब अपने पास रख लिया करती थी। ओके, एंड आपको ध्यान रखना है कि जो स्त्रीधन दिया जाता था उसमें हस्बैंड का कोई भी रोल नहीं होता था। हस्बैंड जो है उस पर्टिकुलर स्त्रीधन में से ना तो कुछ क्लेम कर सकता था और ना ही अपने बच्चों को रोक सकता था फ्रॉम क्लेमिंग दैट स्त्रीधन जो कि वो इनहेरिट कर रहे हैं फ्रॉम देयर मदर। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो यही बात हम कर रहे थे कि एक्सेप्शन को अगर हमने काउंट नहीं किया तो फिर वो तो टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ये जो एक्सेप्शन थी कि वुमेन कुड नॉट हैव एन एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो इनकी एक एक्सेप्शन थी प्रभावती गुप्ता। शी वाज अ गुप्ता क्वीन। ठीक है, हु गॉट मैरिड टू अ वक्ता रूलर। ठीक है, एंड इनके पास शी हैड एन एक्सेस टू लैंड विच शी लेटर ग्रांटेड, है ना, जो उन्होंने आगे फर्दर ग्रांट कर दिया था एज अ गिफ्ट की फॉर्म में आगे दे दिया था। ठीक है, तो प्रभावती गुप्ता शी हैड an access to land. Now, however, cumulative evidence, both epigraphic and textual, suggest that while upper class women may have had access to resources, land, cattle, money, were generally controlled by men. ठीक है, वैसे कि कहा जा सकता है कि जो हाई क्लास वुमेन थी they had an access to resources, they had an access to land, cattle and all, बट एट द सेम टाइम इनको कंट्रोल मैन ही करते थे। ठीक है, मतलब जो उनके फर्दर हस्बैंड होंगे या फादर्स होते थे वही इन चीज़ों को कंट्रोल किया करते थे। तो इन अदर वर्ड्स जो सोशल डिफरेंसेस थे बिटवीन मेल एंड फीमेल दे शार्पन बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो वही है, यहाँ पे क्लियरली एविडेंट ही है ना कि मेल्स और फीमेल्स में क्या डिफरेंसेस रहे थे उस टाइम पे। लैंड के केस में आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक है इट इज सेंटर्ड अराउंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक सब टॉपिक खत्म होता है। तो इसमें जो आपका ये वाला पैराग्राफ था इसमें हमने पैटर्नल एस्टेट की बात की थी। ठीक है, जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हो ना उसमें ना लिख लिया करो कि ये वाला पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, नेक्स्ट पैराग्राफ किससे रिलेटेड है, तो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द फैक्ट्स। ओके, अब ये जो सेकंड पैराग्राफ था आपका ये वुमन से रिलेटेड है। ठीक है, कि वुमन के पास कैसा था एक्सेस टू लैंड, मतलब आपको एक डिफरेंट डायमेंशंस को देखने को मिलेगा इफ यू सेग्रीगेट सच थिंग्स इन सच अ वे। ठीक है, देन लास्ट आ जाएगा अबाउट द एक्सेप्शन। जो इस लास्ट पैराग्राफ था इट वाज अबाउट द एक्सेप्शन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस, तो सेकंड जो आपका सब टॉपिक है दैट इज वर्ना एंड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब जो पिछला सब टॉपिक था उसमें हमने पढ़ा था जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसमें हमने मेल फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश किया था कि मेल्स को कैसे एक्सेस टू प्रॉपर्टी मिलता था एंड फीमेल्स के पास एक्सेस टू प्रॉपर्टी था या नहीं था। अब हम पढ़ रहे हैं अबाउट वर्नास के बेसिस पे कैसे प्रॉपर्टी की एक्सेस डिटर्मिन होती थी। अब एज यू ऑलरेडी नो देयर वर 4 वर्नास। फर्स्ट वाज ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यस एंड शूद्रास। ठीक है, तो अब ये जो है धन सूत्रास में दिया गया था। तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल टेक्स्ट अनदर क्राइटेरिया फॉर रेगुलेटिंग द एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। तो एज वी सो अर्लियर द ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर शूद्रास वाज सर्विट्यूड। ठीक है, कि जो शूद्रास थे इनके लिए ऑलरेडी एक
ऑक्यूपेशन वाज एक अलग से ही स्पेसिफाई किया हुआ था कि दे हैड टू सर्व ऑल दीज 3 वर्नास, ठीक है। तो इनका क्या ऑक्यूपेशन था, सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मतलब सर्व करना, तो दे हैड टू सर्व द अदर 3 वर्नास, ओके। एंड but the occupation for other men of other 3 varnas were so many, were in plenty, ठीक है। सिर्फ जो शूद्रास थे उनका जो एक पर्टिकुलर उनका एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन को स्पेसिफाई किया गया था, लेकिन जो बाकी वर्नास के मेंबर्स थे उनके पास दे कुड कैरी ऑन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस थे उनके पास ऑक्यूपेशंस के। सो if these provisions were actually implemented, then the wealthiest men would have been Brahmins and Kshatriyas. तो देखिए ये तो बिल्कुल क्लियरली एविडेंट है कि सिंस ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास दे ऑक्यूपाइड द टॉप मोस्ट पोजिशन इन द वर्ना ऑर्डर, तो डेफिनेटली यही दो होंगे जो वेल्दिएस्ट होंगे अगर इन्हीं प्रोविजंस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो। सो दिस विल कॉरस्पॉन्ड टू सम एक्सटेंट विद सोशल रियलिटीज इज एविडेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ किंग्स एंड प्रीस्ट एंड अदर टेक्सुअल ट्रेडिशंस। और ये जो है कुछ डिपिक्शंस में दिखाया भी गया है अबाउट सम प्रीस्ट एंड किंग्स, जहाँ पे प्रीस्ट को काफ़ी रिच दिखाया गया एंड एट द सेम टाइम किंग्स तो वेल्दी थे ही थे। बट वही है कि कुछ ऐसे ओकेजनल डिपिक्शंस भी थे जहाँ पे ब्राह्मण्स भी कई बार पुअर भी दिखाए गए थे, कि सोशल ऑर्डर वेरी करता था डिपेंडिंग अपॉन द वेल्थ, है ना। नाउ आगे हम देखते हैं दैट इज एट अनदर लेवल even the Brahmanical view of society was codified in Dharmashastras and Dharmsutras. Other traditions developed critiques of Varna order, ठीक है। Definitely each coin has two sides. तो अब अगर कोई चीज़ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, डेफिनेटली एक और सेक्शन होगा जहाँ पे वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि पूरे होल पॉपुलेशन एक ही चीज़ को फॉलो कर पाए। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ कुछ रिजर्वेशंस आती हैं जहाँ पे कुछ लोग एक चीज़ को फेवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही बात आएगी डिपेंड इन द वर्ना ऑर्डर एज वेल, कि वर्ना ऑर्डर के भी क्रिटिक्स थे। और वो क्रिटिक्स कौन थे, क्रिटिक कौन होता है जो अपोज कर रहा है एक पर्टिकुलर चीज़ को। सो सम ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ दीज वर डेवलप्ड विद इन अर्ली बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के टाइम पे जो क्रिटिक्स थे ऑफ ब्राह्मणिकल ऑर्डर, तो बुद्धिस्ट वर द main critiques. So they recognized that there were differences in society but did not regard these as natural and inflexible. तो बुद्धिस्ट का मानना था कि डेफिनेटली कुछ डिफरेंसेस हैं इन सोसाइटी एंड स्टेटसेस, बट एट द सेम टाइम ये डिफरेंसेस उतने ज़्यादा नहीं है कि इनको चेंज ही ना किया जा सके, ठीक है। दे आर नॉट इनफ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज्ड, ठीक है। एंड कुछ जो डिफरेंसेस हैं वो नेचुरल नहीं है, कुछ डिफरेंसेस ऐसे हैं जो इंड्यूस्ड हैं, ठीक है। बेसिकली वो वर्ना सिस्टम की तरफ ही पॉइंट करके कह रहे थे कि जो उन्होंने कह दिया ना कि जो वर्ना सिस्टम है ये तो बाय बर्थ चलेगा, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर बंदे का जो एक पर्टिकुलर स्टेटस है अंडर स्पेसिफिक कास्ट, वो डिपेंडिंग अपॉन द बर्थ आएगा। बट ऐसा जो है उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ठीक है। हर चीज़ नेचुरल नहीं है, कुछ चीज़ें इंड्यूस्ड है। So, and they even also rejected the idea of claims to status of on the basis of birth, ठीक है। तो बर्थ के बेस पे जो स्टेटस क्लेम करना वो भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब जो लास्ट सब टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, दैट इज एन ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव सोशल सिनेरियो में क्या है कि बेसिकली टोटली डिफरेंट जो व्यू है वो हम बताएंगे इन दिस पर्टिकुलर सब टॉपिक। So far, we have been examining situations where people either claimed or were assigned status on the basis of wealth, ठीक है। हमने देख लिया कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, ठीक है, जो स्टेटस जिन्होंने एक्वायर किया था डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी कितनी वेल्थ है, ठीक है, या उनको स्टेटस खुद दे दिया गया था डिपेंडिंग अपॉन देयर वेल्थ। हाउएवर देयर वर अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों से हटके, दैट इज वर्ना सिस्टम या वेल्थ एज वेल एज जो आपकी एज वेल एज जो जेंडर्ड एक्सेस है, उन दोनों चीज़ों से हटके भी एक तरीका था जिसके बेस पे लोगों को स्टेटस असाइन किए जाते थे। जैसे सिचुएशंस वर देयर वेयर मेन हु वर जनरस वर रिस्पेक्टेड while those who were miserly or simply accumulated wealth for themselves were despised, ठीक है। ऐसे भी सिचुएशन थे जहाँ पे एक इंसान जो बहुत ज़्यादा दिलदार है, बड़े दिल वाला है, या फिर जो अपनी वेल्थ को बांटता है सबके साथ, ही वॉज रिस्पेक्टेड। लेकिन एट द सेम टाइम एक वही इंसान जो बड़ा अमीर है लेकिन
वो जो वेल्थ है वो सिर्फ अपने लिए इकट्ठी कर रहा है और सिर्फ अपने पे उसको यूज कर रहा है, ही वॉज नॉट रिस्पेक्टेड, ही वॉज डिस्पाइज्ड। तो इस बेसिस पे भी सोशल स्टेटसेस जो है आपके डिफर कर जाते थे। ओके नाउ, और ये कहाँ मेंशन्ड है, ठीक है, वेयर इज दिस पर्टिकुलर थिंग मेंशन्ड कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज भी आपको स्टेटस दिया जाएगा। तो इट वाज मेंशन्ड इन एंशिएंट तमिलाकम, ठीक है। जो तमिलाकम है ये हमने सेकंड टॉपिक में सॉरी ये हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था। व्हाट इज तमिलाकम? तमिलाकम इज द तमिल संगम टेक्स्ट जो आपके थे, जिसमें जो आपके चीफडम्स के डिस्क्रिप्शन दिए थे कुछ तमिल राइटर्स एंड पोइट्स ने, ठीक है, उसको तमिलाकम बोलते हैं। तो वहाँ पे इन वैल्यूज को काफी चेरिश किया गया था कि जो जेनरस है, ठीक है, जो जेनरस है, ठीक है, ही विल डेफिनेटली बी रिस्पेक्टेड, बट एट द सेम टाइम जो जेनरस नहीं है ही विल बी डिस्पाइज्ड, मतलब उसको इतना इतना रिस्पेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, there were several chiefdoms around 2000 years ago, and amongst other things the chiefs were the patterns of bards and poets who sang their praise, ठीक है। तो जो राजा थे, राजा अपने जो बार्ड्स, व्हाट आर बार्ड्स? बार्ड्स क्या होते हैं? तो जो एपिक्स को लिखते हैं, नॉट लिखते हैं सॉरी, एपिक्स को जो ओरली बताते हैं, ठीक है। सब जिस देखो एपिक क्या होती है, एपिक होगी जैसे आपकी महाभारत है, ठीक है, उसको अगर वो ओरली ज्यादा एम्फोसाइज कर रहे हैं, ओरली बता रहे हैं, देन दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ बार्ड। ओके, तो जो राजा थे वो बार्ड्स और पोइट्स को काफी सपोर्ट किया करते थे, जो कि उनकी प्रेज में, ठीक है, उनके गुण गुण को गिनवाया करते थे, ठीक है। तो जो पोइट्स और राइटर्स जो थे, जो राजा की तारीफ में लिखा करते थे, ठीक है, उनको राजा काफी सपोर्ट किया करते थे। सो द पोएम्स इंक्लूडेड द तमिल संगम एंथोलॉजीज ऑफन illuminate the social and economic relationship, suggesting that while there were differences between rich and poor, those who controlled the resources were expected to share them, ठीक है। तो according to this alternative social order, ठीक है, जहाँ पे मतलब बेसिकली जो तमिल संगम टेक्स्ट की बात की जा रही है, तो उनका मानना था कि देयर शुड बी अ वैल्यू ऑफ जेनरोसिटी वेयर द वन हु इज होल्डिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ is expected to share it with other people as well, and that way he'll be respected or he'll constitute a good position in the social order, ठीक है। ये तमिल संगम टेक्स्ट का मानना था, या ये तमिल संगम टेक्स्ट की आइडियोलॉजी थी। सो विद दिस योर टॉपिक नंबर 4, that is beyond birth resources and status is complete, and we'll be discussing about the fifth topic in the next video. So for this, thank you and have a nice day.